Hello friends, welcome back to my YouTube channel Exam Tricks Master. First of all, I want to say sorry for the gap of more than 4 months. Actually, I was giving my mains, that's why this has been happened. But now I am back with the new subject, that is Ancient and Medieval History of India. Then, without any further delay, let's start the subject. First of all, I want to explain what I will teach you. Firstly, we will see the previous year questions of UPSC, and after that we will discuss the syllabus of ancient and medieval history in the chronology manner, and after the details of syllabus we will see the subject in details, which will help you to solve the previous year question as well as the upcoming question in the exam. Okay, fine. Let's start the subject, that is ancient and medieval history of India. First of all, we have to see how many questions have been asked in previous year, right? Then after that we will start the details of syllabus. Okay, fine. तो अगर हम देखेंगे कि 2011 में तो क्वेश्चंस हमारा एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को मिला करके 8 क्वेश्चंस आया था, राइट। अगर हम रिसेंट के लास्ट ईयर में देखेंगे 2019 से अगर हम पीछे जाएंगे तो 2019 में 11 क्वेश्चन आए हुए थे, 18 में 8 क्वेश्चन, 16 में 7 क्वेश्चन, बट अगर आप इधर देख पा रहे होंगे तो 2014 में 17 क्वेश्चन अप्रॉक्स आए थे। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखेंगे तो हम यहाँ पे एक अज्यूम कर सकते हैं कि 7 to 8 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से आते हैं, फाइन। और अगर यही पे हम मेंस का भी देखें तो मेंस के लिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर 2018 में आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आए हुए थे, तो टोटल 30 मार्क्स। तो इसका वेटेज जो होता है प्री एंड मेंस दोनों में ही होता है। तो प्री में इसका ज़्यादा वेटेज होता है बिकॉज लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। तो जैसे अगर हम देखें 2016 के PYQs, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चंस आया हुआ था रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव राय, द रूरल ऑफ विजयनगरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और फिर वहाँ से आपका क्वेश्चंस है। तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे एक बार जब हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ बुक्स के बारे में क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बुक्स भी पढ़ाऊँगी और कुछ कुछ मैं ट्रिक्स बना करके आपको बुक्स भी याद कराने की कोशिश करूँगी, जो कि मैंने भी किया था और मुझे काफ़ी उससे हेल्प हुआ था। इसी तरह से आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हो। तो मैं क्वेश्चन पढ़ करके नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि देखिए 2016 में से ये देखिए ये 5वां क्वेश्चन है। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है। और समटाइम्स आप देखोगे ना तो उसी से सिमिलर से जब आप PYQ पढ़ते हो तो आपको ये हेल्प हो जाता है कि जो पैटर्न होता है ना क्वेश्चन पूछने का, उसका एक आपको आइडिया लग जाता है। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये जिस तरह का क्वेश्चन है ना, सेम पैटर्न पे सेम तरीके का क्वेश्चन बोधिसत्व पे, ये आपका 2019 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर आप 2016 को सॉल्व किए होते तो 2019 में जिसने भी एग्ज़ाम दिया था उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होता। तो ये एक स्टडी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चीज़ों से, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आगे के क्वेश्चन में किस तरह से हेल्प हो सकता है। ओके, तो हम वापस सब्जेक्ट में मूव करते हैं। हमने PYQ एक ऑब्जर्वेशन छोटा सा कर लिया, नाउ अब हम चलते हैं वापस से सब्जेक्ट की ओर। मेनली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हिस्ट्री को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो अगर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो कुछ बेसिस होगा जिसके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो मेनली इसको डिवाइड करने का तरीका होता है कि जो भी एविडेंस है अवेलेबल उसे पढ़ा जा सकता है या उसे नहीं पढ़ा जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई एविडेंस ही, रिटेन एविडेंस आपके पास अवेलेबल ना हो। तो इसके बेसिस पे हिस्ट्री को क्या किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम देखेंगे प्री हिस्ट्री, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
नो रिटेन एविडेंस अवेलेबल। तो बात है कि भाई रिटेन एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो वो हिस्ट्री कैसे है या उसके बारे में हम जानते कैसे हैं? इस तरह से जानते हैं, हमें उसमें कुछ स्टोन के इंस्ट्रूमेंट हमें मिले हैं, गुफाओं में कुछ कुछ हमें एंशिएंट हिस्ट्री के प्री हिस्ट्री टाइम के गुफाएं मिली हुई हैं, कुछ उनके टूल्स मिले हुए हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हुए हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हाँ कोई हिस्ट्री एग्जिस्ट करती थी बिफोर द प्रोटो हिस्ट्री, बट हमारे पास कोई भी रिटेन एविडेंस नहीं है। तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम क्या बोल देते हैं? प्री हिस्ट्री बोल देते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रोटो हिस्ट्री, तो प्रोटो हिस्ट्री प्री हिस्ट्री के बाद का वो पीरियड है जिसमें कि हमारे पास रिटेन एविडेंस तो है, मतलब कुछ तो लिखा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसको आज तक हम लोग डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। मतलब कि सपोज कोई किसी ने इस तरह से लिख दिया है, तो मे बी उस टाइम पे ये कुछ भी होता होगा, ए होता होगा, बी होता होगा, कुछ भी हो सकता है, बट अभी क्या है कि हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं ऐसे करके ये क्या लिखा हुआ है, हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। तो इस तरह के हिस्ट्री का पार्ट जिस कैटेगरी में लाई करता है उसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट। अब इसके बाद का हिस्ट्री, वो हिस्ट्री जिसमें कि हमारे पास रिटेन एविडेंस भी है और साथ में हम उसको अंडरस्टैंड भी कर पाते हैं और उनके सारे टेक्स्ट को डिसाइफर किया जा चुका है। दैट मीन्स कि उस समय जो भी लिखा गया है उसको हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, जैसे मॉडर्न पीरियड के एविडेंसेस या फिर आप बोलिए वैदिक पीरियड के एविडेंसेस। तो ये सब जो हैं ये हमारे हिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो हमें लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और किस बेसिस पे करते हैं? तो मेनली एविडेंस, रिटेन एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं है तो वो प्री हिस्ट्री आएगा, और अगर अवेलेबल है तो वो प्रोटो हिस्ट्री में आएगा या तो हिस्ट्री में आएगा। रिटेन एविडेंस अवेलेबल है बट उसको आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है तो वो प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट में आ जाएगा। और अगर रिटेन एविडेंस अवेलेबल है और साथ ही उसको डिसाइफर किया जा चुका है और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें है, तो उस तरह के हिस्ट्री के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल हिस्ट्री बोलते हैं, राइट। तो जो हमने आपको बताया प्री हिस्ट्री, तो वो जनरली आपका डिवाइड किया जाता है आपका 5 लाख से लेकर 6000 के बीसी के बीच तक हम लोग क्या डाल देते हैं? प्री हिस्ट्री। और समटाइम इसको समटाइम 3000 बीसी तक भी कंसीडर किया जाता है। दैट मीन्स बिफोर द IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली माना जाता है कि 2600 BC से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसको भी मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका पैलियोलिथिक फेज, मेजोलिथिक फेज एंड नियोलिथिक फेज, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक, और इसको सब पार्ट में क्रोनोलॉजी वाइज डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे IVC। तो IVC किस कैटेगरी में आएगा? अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका आ जाएगा प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिटेन एविडेंस तो है बट उसको आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है और उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आज तक नहीं बन पाई है। तो वो हमारी किस कैटेगरी में लाई करेगा? वो प्रोटो हिस्ट्री के कैटेगरी में लाई करेगा, राइट। और इसी में एक हम लोग बीच में पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक पीरियड जब हमारा IVC ख़त्म होता है तो उसके बाद यह पीरियड जो होता है हमारा इमर्ज होता है। दैट मीन्स चैल्कोलिथिक एक कल्चर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये क्या होता है कि अपीयर्ड होता है। अपीयर्ड मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये ड्यूरिंग द IVC ये भी एग्जिस्ट करता था, बट IVC इतना ज़्यादा प्रॉस्परस था कि चैल्कोलिथिक पीरियड क्या हो गया था, उतना अपीयर्ड नहीं हो पाया था। तो जब हमारा IVC ख़त्म होता है तो चैल्कोलिथिक पीरियड का डोमिनेंट फेज स्टार्ट हो जाता है। ऑल राइट। तो IVC के जस्ट बाद हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि आर्यन इन्वेजन होता है। इसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है? वैदिक पीरियड शुरू होता है। तो बहुत सारी स्टोरी है कि IVC ख़त्म हुआ, IVC ख़त्म क्यों हुआ। सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही होता है कि IVC ख़त्म हुआ क्यों, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसअपीयर्ड कैसे हो गया। कई हिस्टोरियंस का मानना है कि शायद फ्लड आ गया था सरस्वती रिवर से। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यन का इन्वेजन हुआ था। तो डिफरेंट टाइप के हिस्टोरियंस हैं जिनका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो हम भी 1-2 पर्सपेक्टिव को आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड। तो ऑब्वियस सी बात है वैदिक पीरियड किस में लाई करेगा हमारा? ये नॉर्मल हिस्ट्री में लाई करेगा। क्यों?
क्योंकि इसके जो भी वैदिक जो भी हमारे पास इसके बुक्स हैं या फिर इसके कल्चर्स के जो भी एविडेंस है, रिटन एविडेंस, उसको डिसाइफर आराम से किया जा चुका है। इसलिए ये हमारे किसके अंदर लाइक करेंगे, ये हमारे हिस्ट्री में लाइक करेंगे, राइट। तो मेनली इसको जो होता है वैदिक पीरियड, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर होल बात किया जाए तो ये 1500 BC से लेकर के 600 BC तक एग्जिस्ट करता है। और इसको मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अर्ली और लेटर। और ये अर्ली और लेटर किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, तो वो आयरन डिस्कवरी बोलिए या फिर आयरन का जो यूज होता है ना, उसके बेसिस पे वैदिक पीरियड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। दैट मीन्स अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का यूज़ नहीं होता था, बट लेटर वैदिक पीरियड में आयरन का यूज़ होने लगा था। तो वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ ऑफ आयरन, राइट। अब इसके बाद जो है हम लोग इसी टाइम जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो आप जब इस क्रोनोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में यह आएगा कि आखिर ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म वैदिक पीरियड के बाद इमर्ज क्यों हुआ। तो हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे जो वैदिक कल्चर्स होते थे, लाइक सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल, इस तरह के जो काम होते थे, या फिर ये बोलिए जो लेटर वैदिक पीरियड में जो एक्चुअली में जो कास्ट का डिविजन्स हो गया था, समाज में जो है कि डिफरेंट लेवल पे लोगों को उनके धर्म, उनके कास्ट के बेसिस पे रखा जाने लगा था। तो सोसाइटीज़ में जिस तरह की सिचुएशन अकर हो गए थे, उसके वजह से नए तरह के श्रमणा ट्रेडिशन इमर्ज होंगे, और उन्हीं श्रमणा ट्रेडिशन के जो फॉलोअर्स होंगे और जो उसको आगे बढ़ाएंगे वो हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जब हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़ेंगे तो उसी टाइम पे हम जो है महाजनपद का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे मेनली, जिसमें हमारे 16 महाजनपद आएंगे, जिसका कि हम नाम भी याद करेंगे। क्योंकि समटाइम्स जो होता है उसका जो कैपिटल होता है ये पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में। पीसीएस में जनरली पूछता है, यूपीएससी में बहुत रेयर केस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट पीसीएस में जनरली जो होता है मैच द फॉलोइंग्स में आपका जो भी महाजनपद उनका नाम दे करके उनके कैपिटल का नाम पूछ लिया जाता है। और साथ में जब हम देखेंगे मगध महाजनपद, तो उसमें हमारी कई डायनेस्टी ने रूल किया है, तो उसको हम ट्रिक के साथ याद करें। अभी मैं बस एक लाइन यहाँ पे बता देती हूँ। ये हमारा ट्रिक होगा हसीना मासुका का साथ। जैसे हसीना, तो हमारे जनपद में मेनली हरेंका डायनेस्टी हम देखेंगे, शिशुनाग डायनेस्टी देखेंगे, आफ्टर दैट हम नंदा डायनेस्टी देखेंगे, मौर्य, फिर सुंगा डायनेस्टी, खानवा एंड सतवाना डायनेस्टी। फिर इसके बाद क्या होता है, जब हमारा मौर्यन पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद जनरली कहा जाता है कि डार्क एज शुरू हो गया है, बट इसको हम देखेंगे कि इसको डार्क एज पूरी तरह से उसको डार्क एज कहना सही नहीं है। और मौर्यन पीरियड के बाद क्या होता है, आउटसाइडर का इन्वेजन शुरू होता है, जिसमें कि सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं, आफ्टर दैट साकाज, प्रतिहारास, पार्थियंस। एंड यही पार्थियंस जब आते हैं इसी टाइम से हमारे यहाँ जीसस क्राइस्ट का जो होता है पीरियड स्टार्ट होता है, और इसी 25 AD से हम मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का पीरियड स्टार्ट होता है, राइट। इसीलिए हम AD और BC यूज करते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा एंड आफ्टर क्राइस्ट एरा, इसी को आप देखेंगे तो AC भी बोला जाता है, राइट। फिर हम देखेंगे कुसाना पीरियड, जो कि एक बहुत ही प्रॉस्परस पीरियड माना जाता है इन द गोल्ड कॉइन, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। और इसी समय जब ये आउटसाइडर्स आ रहे होते हैं तो कुछ इंडिया के भी कुछ इंडिजिनस रूरल होते हैं, जिसमें हमारे सुंगा हो गए, खानवा, सतवाहना, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद एक फिर से हमारा एक गुप्ता पीरियड इमर्ज होता है, जो कि वापस से सेंट्रलाइजेशन रूल की तरफ इंडिया बढ़ता है। तो गुप्ता पीरियड में भी हम देखेंगे फाउंडर कौन थे, और उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो भी उनके फॉलोअर्स थे। और साथ में जब हम देखेंगे ये गुप्ता पीरियड नॉर्थ में जब फ्लरिश कर रहा होता है, तो उसी टाइम में साउथ इंडिया में भी हमारा संगम एज फ्लरिश कर रहा होता है। बिफोर गुप्ता पीरियड, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1st AD से लेके 6, एक्चुअली जब आप साउथ इंडिया पढ़ेंगे तो वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अर्ली चोला और एक होता है लेटर चोला, राइट। तो हम देखेंगे 1st सेंचुरी AD से 6th सेंचुरी जो AD होता है, उस टाइम पे हमारा अर्ली चोला का फेज़ होता है। उसी समय वहाँ पे चेरा और पांड्यास रूल कर रहे होते हैं। फिर चोला को हरा करके चौलक्या और पल्लवास आ जाते हैं, बट कुछ समय बाद वापस से चोला इन लोगों को हरा करके पूरा वहाँ पे रूल करने लगता है साउथ इंडिया में। और थोड़ा सा हम विजयनगरम के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि आजकल यूपीएससी का फोकस थोड़ा सा विजयनगरम की तरफ मूव कर गया है। इसके बाद हम
पुष्यभूति डायनेस्टी देखेंगे, जिसमें सबसे मेन हमारे रूलर होते हैं हर्षवर्धन, जिन पे क्वेश्चन जनरली बनता है। और उसी टाइम जब हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे तो उस समय देखेंगे कि फॉरेनर्स आते हैं, मेनली चाइनीज़ फॉरेनर्स, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम साउथ पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पल्लवा और चालुक्य जो रहते हैं वो चोला को हरा देते हैं, अर्ली चोला को। और हाँ, मैं आप लोगों को कुछ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इतने लोगों का नाम है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बट मैंने खुद के लिए भी कुछ ट्रिक्स बनाए थे याद रखने के लिए, तो मैं आपको भी बताऊंगी ताकि आपका चीज़ों को याद रखने में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और फिर पुष्यभूति डायनेस्टी के बाद टाइप बोला जाता है कि यहाँ पे मेनली जो होता है तीन लोगों के बीच में आपस में जो होती है लड़ाई होता रहता है राज करने के लिए, जिसमें मेनली प्रतिहार गुर्जर्स होते हैं, पाला रूलर होते हैं और राष्ट्रकूटा होते हैं, जो कि अपने सेंट्रल इंडिया में होते हैं, पाला ईस्ट इंडिया में होते हैं और प्रतिहारा वेस्ट इंडिया में होते हैं, राइट। तो इस तरह से करते हुए जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे हम देखेंगे मेनली नॉर्थ इंडिया में जो पुष्यभूति डायनेस्टी जब एंड होता है तो माना जाता है कि वहाँ से एंड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री हो जाता है। तो मेनली हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में यही होगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा, अभी तो मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया कि हम इस तरह से पढ़ेंगे चीज़ों को, ताकि एक दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए कि हाँ हम इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताऊँगी। थैंक यू सो मच।